very fresh good morning to all of you. Beta, this is your accounts class. As you know, we are doing chapter number 1, financial statement of companies. In this, we have covered balance sheet. Now we come to the second part, which is profit and loss account. Profit and loss account हमने बनाया था, but अब हम profit and loss account नहीं बनाते. हम प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. ठीक है. अब प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? सबसे बड़ी बात आपको पता होनी चाहिए, प्रॉफिट निकालते कैसे. प्रॉफिट निकालते कैसे? जब हम 11th क्लास में थे तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ और तरीके से ही बनाना सीखा था. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ और तरीके से ही बनाना सीखा था, बट तरीका यही था कि रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा. वही मेथड इसमें चलेगा, बट जो पैटर्न है वो चेंज है. वो पैटर्न जो है वो चेंज है. फॉर्मेट में आपको बताती हूँ, फॉर्मेट लर्न हो जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत इजी है बनाना. क्लियर? ये आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि इससे आगे वाले क्वेश्चन इसी से ऊपर बेस्ड है. ठीक है. अब आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन से पार्ट में आता है और कौन से शेड्यूल में आता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में आता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास. 25 date, first month 2020 and with date Monday. Chapter number 1, chapter number 1, financial statement of companies. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनानी है तो लिखोगे नेम ऑफ द कंपनी. क्या लिखोगे? नेम ऑफ द कंपनी. ऊपर लिखते हैं नेम ऑफ द कंपनी. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपके बुक में देखा. ठीक है. इसके बाद फॉर्मेट बता रही हूं. क्या फॉर्मेट होगा? पर्टिकुलर. नोट नंबर का यूज मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया. ठीक है. क्लियर? और फिगर एज पर करेंट रिपोर्टिंग पीरियड और फिगर एज पर प्रीवियस पीरियड. ठीक है. यहां आएगा पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर के अकॉर्डिंग फिगर्स और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग फिगर्स. ठीक है. कंप्लीट. डन. फॉर्मेट बन गया. अब देखिए फर्स्ट पॉइंट जो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फर्स्ट आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ये फॉर्मेट लर्न करना. ठीक है. रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. जो रिवेन्यू आपको ऑपरेशन से आता है, ऑपरेशन का मतलब जो भी आप काम अपनी कंपनी में करते हो उससे वो रिवेन्यू आता है, मतलब प्रॉफिट आता है, उसको बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ठीक है. अब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब हुआ, अगर आपको याद हो, कुछ याद होगा 11th क्लास में क्या करा था, सेल में से कॉस्ट माइनस कर देते थे. क्या करते थे? सेल में से कॉस्ट माइनस करते थे, प्रॉफिट आता था. इसमें क्या करते हैं? इसमें भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल, नेट सेल्स. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स. नेट सेल्स का क्या मतलब है? सेल में से अगर हम सेल रिटर्न माइनस कर देते हैं तो होती है नेट सेल्स. वो हम याद रखेंगे. करंट ईयर सेल में से अगर नेट सेल निकालनी है, सेल में से अगर सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो क्या आएगा?
नेट सेल। तो ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद एक ग्रोस होती है ना, ग्रोस वर्ड याद रखना, और नेट वर्ड। ग्रोस में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं तो नेट आता है। ग्रोस में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं तो नेट आता है, नेट सेल। इसमें एक और पॉइंट भी दे रखा है आपके बुक में, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू सच एज सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है, वो वर्ड भी याद रखना, सेल ऑफ स्क्रैप। क्लियर, सेल ऑफ स्क्रैप। नेट सेल में एक वर्ड आता है इसमें, सेल ऑफ स्क्रैप। देखो अब एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूं। जैसे ग्रॉस सेल कितनी थी, ग्रॉस सेल थी 1 लाख की। ग्रॉस सेल देखते जाना कैसे करोगे। ग्रॉस सेल एक, अब ये है फॉर्मूला बता रही हूं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का। ग्रॉस सेल में से सेल रिटर्न माइनस करोगे, सेल रिटर्न है 30,000, सेल रिटर्न माइनस करोगे। ग्रॉस में से सेल रिटर्न माइनस करें 70,000 है। ये क्या है, नेट सेल है। यहां तक समझ आया। नेट सेल आ गई। नेट सेल में से सेल ऑफ स्क्रैप, जो स्क्रैप से पैसा मिला, सेल ऑफ स्क्रैप, वो ऐड करते हो, सेल ऑफ स्क्रैप। जो कबाड़ में सामान बेचा उससे जो पैसा आया वो ऐड करा, वो आया 20,000। ये लगा लो 30,000 आया, अज्यूम कर रहे हैं क्वेश्चन 30,000 आया, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, सेल ऑफ स्क्रैप ऐड करते हैं तो करेंट ईयर में अमाउंट कितनी आ गई, 1 लाख। ठीक है, यहां तक समझ आया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वो दे रखा है तो अदर इनकम। सेकेंड पॉइंट पे आइए, उधर का अदर इनकम, इसलिए अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब, अब मैं ऑनर हूं किसी भी कंपनी का, जो मेरी सेल से पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं मैंने सेल फ्रॉम ऑपरेशन। मेरे पास अदर इनकम भी तो आ रही होंगी, जैसे इनकम, इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे किसी भी इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, मेरे पास कोई किसी भी चीज की कमीशन आ रही है, वो क्या कहलाएंगी मेरी, अदर इनकम। अदर इनकम, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, जैसे इंटरेस्ट, ये डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या मुझे डिविडेंड मिल रहा है, या कोई भी एसेट सेल करने से मुझे गेन हो रहा है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। एसेट बेचने से मुझे कुछ भी गेन हो रहा है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, गेन हो रहा है तो ऐड जाएगा, लॉस हो रहा है तो माइनस हो, अदर इनकम। ठीक है, सेकंड, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट जो है वो है टोटल रिवेन्यू। ये सारा क्या है, टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके टोटल रिवेन्यू आता है। जैसे इसमें दे रखा है 20,000, तो इन दोनों को ऐड करके आया 1,20,000। ये होगा टोटल रिवेन्यू। अब आपको मैंने बताया रिवेन्यू में से क्या माइनस करेंगे, 4th पॉइंट, रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो क्या आता है, प्रॉफिट आता है। ठीक है, अब देखो एक्सपेंसेस का पता होना चाहिए, कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। फर्स्ट एक्सपेंसेस इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फर्स्ट एक्सपेंसेस इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। cost of
आपको याद हो 11th में क्या लिखते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद आ गया फॉर्मूला होता ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको अब यहां लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, क्लियर। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने का भी फॉर्मूला होता है, अगर याद हो तो। क्या फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, कितनी सोल्ड हुई है, ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक में से परचेज ऐड करते हैं, परचेज रिटर्न माइनस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। ये क्या निकला है इसमें, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ओके, क्लियर हो गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग इन्वेंटरीज ऑफ मटेरियल प्लस परचेज माइनस में परचेज रिटर्न लेस में क्लोजिंग। समझ आया बच्चा। अब देखिए, अब इसमें क्लियर, ये आ गया समझ। इसके बाद देखिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है, जो गुड्स हमने परचेज कर लिया रीसेल करने के लिए, सेल करने के लिए, क्या करते हैं रीसेल करने के लिए जो गुड्स परचेज करती हैं उसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इन्वेंट्री। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री में हो गया चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब ना चेंज इन इन्वेंट्री आता है, चेंज इन इन्वेंट्री। अब देखो इन्वेंट्री में तीन चीजें आती है, ठीक है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल की भी चेंज इन इन्वेंट्री दे रखी है, वर्क इन प्रोग्रेस की भी चेंज इन इन्वेंट्री दे रखी है, फिनिश गुड्स की भी, तो कैसे करोगे। अब चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं तो निकलता है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, इसमें कितने पार्ट है, ए बी सी। ए पार्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बी पार्ट भी आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सी पार्ट क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जैसे इसका निकला 10,000 अमाउंट, इसकी निकली 20,000 अमाउंट, इसकी निकली 20,000 अमाउंट, तो टोटल हो गए 50,000। तो टोटल 50,000 डालोगे यहाँ पर, तो अमाउंट यहाँ पर कितनी आएगी, इधर 50,000। इन तीनों को ऐड करके, इन तीनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगी, इन तीनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगी ए बी सी को जो ऐड करके अमाउंट आएगी वो यहाँ पर लिखो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट आएगा एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, अगर याद हो आपको, मैंने पढ़ाया है। देखो expenses related to employees such as wages, salaries, bonus। क्या क्या आता है इसमें, wages दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, ये क्या होते हैं, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एम्प्लॉयज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, ठीक है, फाइनेंस
लोन कर ले रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मीन्स उसको क्या बोलेंगे, फाइनेंस कॉस्ट। समझ आया बच्चों? इस पे एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में वेजेस दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, प्रोविडेंट फंड दे रहे हो, प्रोविडेंट फंड दे रहे हो, ठीक है, और फंड फॉर ग्रेजुएट दे रहे हो, ठीक है। ये सारे किस में आते हैं, एम्प्लॉयज बेनिफिट में। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, जैसे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लोन लिया है उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, बॉन्ड्स पे, इसमें सारे इंटरेस्ट आता है। जो आप फाइनेंस दे रहे हो, मतलब फाइनेंस कॉस्ट का मतलब अगर आप कोई भी अमाउंट बाहर से बोरो कर रहे हो उस पे आपको इंटरेस्ट देना है तो फाइनेंस कॉस्ट होगी। जैसे इंटरेस्ट देना है आपको बॉन्ड्स पे, इंटरेस्ट देना है आपको डिबेंचर्स पे, इंटरेस्ट देना है आपको लोन्स पे, तो ये फाइनेंस कॉस्ट होगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का मतलब समझो। देखो डेप्रिसिएशन जो होता है वो आपकी टेंजेबल एसेट्स पे लगता है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन जो होती है आपकी फिक्स एसेट की, ये टेंजेबल एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करता है। टेंजेबल एसेट्स वो होती हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। अमोर्टाइजेशन जो होता है वो भी डिक्रीज करती है वैल्यू, बट वो इनटेंजेबल एसेट्स की, जैसे गुडविल, पेटेंट, क्लियर, जो टच नहीं कर सकते जिसको। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पे आइए अदर एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस बच गए वो आते हैं अदर एक्सपेंसेस में। जो भी एक्सपेंसेस बच गए वो आते हैं अदर एक्सपेंसेस में। अब देखिए अदर एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस बच गए, रेंट दिया आपने, बेडर्स बन गए कुछ, ये सारे कौन से एक्सपेंसेस में आते हैं, अदर एक्सपेंसेस में। समझ आया आपको? अदर एक्सपेंसेस, जैसे फ्लाइट दी, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। डन? अदर एक्सपेंसेस के नाम मैं बता देती हूँ, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्लाइट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, बेडेड्स, ट्रेड एक्सपेंसेस, कुरियर एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, डायरेक्टर फी, ये सारे एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। इसके बाद हमने क्या करा था, थर्ड पॉइंट में टोटल रिवेन्यू करा था। वैसे ही अब हम टोटल एक्सपेंसेस कर देंगे, एक्सपेंसेस को टोटल कर देंगे। क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को टोटल कर देंगे, टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस का टोटल कर देंगे। क्या करोगे, टोटल एक्सपेंसेस। क्लियर? डन? इसके बाद देखिए टोटल एक्सपेंसेस करने के बाद क्या आएगा, अगर हम रेवेन्यू में से प्रॉफिट माइनस करते हैं, अब हम रेवेन्यू में से प्रॉफिट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। अगर आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करोगे, ये एक्सपेंसेस आए, रेवेन्यू थे 1,20,000 और एक्सपेंसेस हैं हमारे 80,000। क्लियर? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। कितना आएगा देखो, 40,000 आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये फोर्थ पॉइंट था, ये आएगा फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकलेगा, अगर मैं थर्ड में से 4 माइनस करूंगी, 3 में से 4 माइनस करूंगी तो मेरा आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना है, 40,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया, रेवेन्यू में से अगर मैं
एक्सपेंसेस माइनस कर रही हूँ तो मेरा आ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40,000, ठीक है। इसके बाद देखिए 6th पॉइंट पे आ जाइए, 5th कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए 6th पॉइंट पे। 6th पॉइंट विच इज गिवन इन योर बुक इज टैक्स। क्या आएगा? टैक्स। इसके बाद आएगा टैक्स। देखो स्पेस नहीं है, नहीं लिख रही है, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको, विजिबल है, लिखा है मैंने टैक्स, ठीक है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, प्रॉफिट आया था बिफोर टैक्स, अब टैक्स माइनस करेंगे। अब टैक्स दे रखा है 20,000, वो माइनस करेंगे तो एक और आइटम आएगी 5, 6, 7। जैसे इसमें ये भी दे रखा होता है टैक्स इज, ये मैंने ऐसे लिख दिया ना, अज्यूम कर दिया, बट ऐसे दे रखा होता है अप्रोक्सीमेटली, टैक्स इज 2% of profit before tax, profit before tax, profit before tax का 2%, तो इसका 40,000 का 2% निकाल दें, 40,000 का 2% निकाल दें, ठीक है। तो आता है 800 माइनस करते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ऐसा आता है 2% ऑन, ऊपर वाले पे होता है, ठीक है, ऊपर वाले पे परसेंट निकाल लेते हो और फिर माइनस करते हो, ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्या आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स काटने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये क्या आया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो भी अमाउंट आई वो आई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, विजिबल है ना अब आपको? ये क्या आई? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आज हमने क्या करा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट करी है। क्या करी है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसमें हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक निकालना सीखा, ठीक है। आपको मैंने सारी आइटम फिर बता दी, ओके। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में फिर आप मेरे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में पेज नंबर 1.37 पे दे रखा है, पेज नंबर 1.37 पे। ये फॉर्मेट याद कर लेना, ठीक है। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। P&L स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर, नोट नंबर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर के आइटम दे रखे हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या दे रखा होगा? नेट सेल लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। नेट सेल कैसे निकलेगी? ग्रॉस सेल में से माइनस करोगे सेल्स रिटर्न, ठीक है, फिर निकलेगी नेट सेल, उसमें स्क्रैप वैल्यू ऐड करके ये अमाउंट आई। अदर इनकम, जो इनकम ऑनर अर्न करता है, ठीक है, सेल्स के अलावा, जैसे इंटरेस्ट ले रहा है, डिविडेंड ले रहा है, गेन या लॉस हो रहा है उसको एसेट से, ये ऐड कर दो। उसके बाद निकलती है टोटल रिवेन्यू, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके निकलेगा टोटल रिवेन्यू, ठीक है। रिवेन्यू निकलने के बाद एक्सपेंसेस लेस करते हैं। एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। 11th क्लास में आप इस वर्ड को बोलते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 11th में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मतलब गुड्स जो हम परचेज कर रहे हैं रीसेल के लिए, ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री में ए बी सी को ऐड करके आता है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री होता है ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करते हैं। इसमें आता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल का निकाला ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इन तीनों को ऐड करा, निकला चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच आर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयज, जैसे वेजेस, सैलरी, बोनस, ये सारे एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉयज से। प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ये सारे एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट भी एक्सपेंसेस में आता है। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जब हम
से हम बोरो करते हैं फाइनेंस, तो उस पर फाइनेंस कॉस्ट लगते हैं, मतलब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट पे करते लोन पे, ठीक है, इंटरेस्ट पे करते डिबेंचर्स पे, इंटरेस्ट पे करते बॉन्ड्स पे, इंटरेस्ट पे करते पब्लिक डिपॉजिट पे, वो आता है। डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट पे लगता है, अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट पे लगता है। अदर एक्सपेंसेस में कैरेज, फ्राइट, ट्रेड पेबल, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेट्स, इंश्योरेंस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, सारा आता है। अब ये हो गया टोटल एक्सपेंसेस, इन सारों को ऐड करके आते हैं टोटल एक्सपेंसेस। अब टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो क्या आता है हमारे पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। थर्ड में से फोर्थ माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, ये पॉइंट है फिफ्थ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद टैक्स आ गया। टैक्स कैसे आएगा? 2%, 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा होगा उस पे परसेंट निकालेंगे, उसको माइनस करेंगे, टैक्स को माइनस करेंगे, टैक्स को माइनस करने के बाद आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। इससे आपको अपने फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो पार्ट पढ़े हैं हमने, बैलेंस शीट पढ़ा है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पार्ट 2, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पार्ट 2 शेड्यूल 3, पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2000, कंपनीज एक्ट 2013 में आता है। अगर आपको इस टॉपिक में या इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके बच्चा, आज का आपका होमवर्क है कि आपको ये फॉर्मेट अपनी नोटबुक में बनाना है, ये फॉर्मेट अपनी नोटबुक में बनाना है और हर एक फॉर्मेट के जो ये पॉइंट्स है वो भी लिखने हैं। क्लियर? समझ आ गया बच्चा?